हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग एशियन हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं और एनडीए और सीडीएस का एग्जाम वैसे ही करीब आने वाला है ना, 3 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है। तो उससे पहले एशियन हिस्ट्री हम लोग क्यों ना रिवाइज कर लें, और कोशिश करूंगा कि अगर एशियन हिस्ट्री के खत्म होते ही मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी रिवीजन हम लोग शुरू कर देंगे। ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो उसको जाके विजिट कर लीजिए। और साथ ही साथ आज का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है और कल की ही तारीख में बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी लेक्चर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, इन सब का रिवीजन करते हुए चले। और अगर आप सभी को इन सब की पीडीएफ भी चाहिए या फिर इससे रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट अगर आपको चाहिए, अगर फ्यूचर में मेरी जो भी क्लासेस होंगी अगर उससे कोई रिलेटेड अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें, है ना, वहां पे आपको अपडेट भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं या फिर आज करेंगे या फिर आगे करने वाले हैं, उन सभी की पीडीएफ भी आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो वहां पे जाके। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके बच्चा बड़ा भटकता रहता है। मैंने देखा कि कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई किसी जगह से डाउनलोड कर रहा है, कोई XYZ कोई भी आप अलग अलग साइट में ढूंढते हो, ये मिल जाए, फिर उसमें वो ये भी देखते हो कि अपडेटेड है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा 2023 के हिसाब से है कि नहीं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने स्टैटिक जीके में अवेलेबल करा दी है ना। बहुत सारी पीडीएफ है जो भी आपके मेरे ख्याल से 14 to 15 पीडीएफ होंगी स्टैटिक जीके की, जो कि एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट में, यूपीएससी में, एटीसी में, XYZ कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना। तो वो सारी पीडीएफ आपको मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक और चीज, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है, अगर आपको पता चल जाएगा 30 से 40 मिनट का होता है, तो आपको एक काम करना है, अगर ये 30 से 40 मिनट का वीडियो है तो 1.5 या 2x की स्पीड से चलाना है इसे, है ना, और उसको फटाफट कवर अप करना है ना। अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन होंगे आज के वैदिक पीरियड के इसमें, है ना, उसमें पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आप 1.5 या 2x की स्पीड से देखिए, है ना, उसको कंप्लीट करिए। और इसी वीडियो को खत्म करने के बाद फटाफट टेलीग्राम पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो सबसे मेन तरीका आपको ये अपनाना है इस समय। तो आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है, द उपनिषद आर दी। उपनिषद इनमें से क्या चीज है? एपिक्स है, स्टोरी बुक्स है, या फिर सोर्स है हिंदी फिलोसफी की, या फिर लॉ बुक्स है? तो ध्यान रखिए, उपनिषद बेटा सोर्स ऑफ, दीज आर दी सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। अगर आपसे कोई पूछ रहे टोटल उपनिषद कितने हैं, तो टोटल 108 उपनिषद हैं। उनमें से अगर इसमें से भी अगर पूछ ले 108 उपनिषद में सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो उसका नाम है बृहद्रयंका। बृहद्रयंका ये है आपका सबसे पुराना, 108 में से सबसे पुराना उपनिषद, ठीक है। तो टोटल 108 उपनिषद है, ये ध्यान रखें। एक और चीज, इन्हीं उपनिषद को एक और नाम से भी जाना जाता है, वेदांत के नाम से। वेदांता कह सकते हैं या फिर वेदांत आप कह सकते हैं, इन्हीं उपनिषद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस? वो पहला यूरोपियन व्यक्ति वो कौन सा है जिसने आर्यंस को, जो आर्यंस आए हैं माना जाता है, जो एट्रोनोवो कल्चर और बैक्ट्रियन कल्चर के को लेकर यहाँ पे आए थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ आए थे, है ना। तो उन आर्यंस को एज अ रेस की तरह डेजिग्नेट करने वाला वो व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन था? तो वो उस व्यक्ति का नाम है बेटा मैक्स मुलर, ठीक है ना। ये पूछा जा चुका है बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका ये। थर्ड पे आओ, विच रिवर हैज नो मेंशन इन ऋग्वेद? इनमें से वो कौन सी नदी है जो जिसके बारे में ऋग्वेद में भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है? तो वो नदी है बेटा केरला की, आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है पेरियर, है ना। तो पेरियर के बारे में हमें ऋग्वेद में कहीं पे भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन आप कहोगे क्या सिर्फ सर यही नदी है जिसके बारे में ऋग्वेद में नहीं है? नहीं बेटा, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदी है, जैसे कि आपकी महानदी हो गई, महानदी जो कि उड़ीसा में फ्लो करती है, लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा भी कही जाती है आज के टाइम पे, तो इसका भी मेंशन कहीं पे भी ऋग्वेद में नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे तो नर्मदा भी है बेटा, नर्मदा जो कि विंध्य और सतपुरा रेंज के बीचों बीच फ्लो करती है, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। इसके अलावा तापी भी है जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके मिलती है, कच्छ पोर्शन में। इसके अलावा तुम देखोगे तो कृष्णा नदी भी है जिसके बारे में हमें ऋग्वेद में कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिली है,
ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अलावा पेरियर के अलावा भी और नदियां आ सकती हैं। अगला बताओ, द ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वाज, इनमें से वो जो ऋग्वेदिक काल के जो भगवान माने गए हैं वरुणा, वो वरुणा किस चीज के भगवान माने गए हैं? तो वरुणा बेटा गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, कहने का मतलब है ब्रह्मांडीय देवता। इसके अलावा इन्हीं को गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो ब्रह्मांडीय देवता, इसके अलावा इनको वरुणा को ना सी गॉड के नाम से भी जाना गया है। सी गॉड मतलब है कहने का समुद्री देवता के नाम से भी वरुणा को जाना गया है, द गॉड ऑफ वाटर। ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंद्र का भी नाम ऋग्वेद में आया है। इंद्र को माना गया है बेटा रेन गॉड के नाम से, ठीक है ना, रेन गॉड के नाम से माना गया है। इसके अलावा मैंने आपको वरुणा के बारे में तो बता ही दिया है। इसके अलावा अग्नि देवता के बारे में भी यहाँ पे बात करी गई है, और आप सभी को पता है कि अग्नि देवता को किस का गॉड माना गया है? तो द गॉड ऑफ फायर माना गया है। ठीक है ना, क्लियर है मेरे ख्याल से आपको ये चीज, है ना। इसके अलावा एक भगवान का मेंशन और है यहाँ पे, सोम का मेंशन देखने को मिलता है। सोम को किसका भगवान माना गया है बेटा? सोम को द गॉड ऑफ प्लांट माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग सोमरस पिया करते थे, है ना, जिसमें जो कि आज के टाइम पे थोड़े सालों पहले ही हमें पता चला है कि सोमरस किसका बना होता रहा होगा। तो एपिकेट्रा एक पौधा होता है, एपिकेट्रा, कैनबिस, है ना, और ओपियम, तो इन तीन चीजों का मिक्सचर बना के ये सोमरस बनाया जाता था। इसके अलावा एक उषा नाम के भी भगवान को मेंशन किया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं सूर्योदय के देवता, है ना। तो उषा के नाम से भी मेंशन है, जिसको आप कह सकते हो डॉन, है ना, DAWN, जो सूर्योदय जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे एक मेंशन और है, आप एक और देख लो, मैं सारे ही लिखवाए दे रहा हूं। सावित्री, सावित्री का भी मेंशन किया गया है। सावित्री को किसका गॉडेस माना गया है? द गॉडेस ऑफ लाइट, या फिर भगवान वो रोशनी के देवता, ठीक है ना। तो गॉड ऑफ लाइट में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा एक भगवान का और मेंशन है जिनका नाम है अदिति, और अदिति किसको माना गया है? अदिति को अदिति कहा गया है द मदर ऑफ गॉड, भगवान की जो माँ है उनको अदिति के नाम से रेफर किया गया है ऋग्वेदिक टेक्स्ट में। तो ये चीज ध्यान रखने, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है आगे। मैंने क्वेश्चन में तो वरुणा के बारे में दिया था, लेकिन इसके अलावा और भी मैंने चीजें बता दी हैं, वो याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर्दी, पहले वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, जिन्होंने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया? तो वो पहले व्यक्ति बेटा आर्यंस माने जाते हैं। और आर्यंस ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? कौन लोग थे जो यहाँ पे रह रहे थे? तो वो लोग थे बेटा हड़प्पन्स लोग। तो इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को खत्म किया। इसके अलावा इसी दौरान पे यहाँ की जो लोकल ट्राइब थी, जो यहीं के नेटिव लोग थे, कई सारी ट्राइब थी, जैसे कि बेटा दसास का मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा दस्यूज का भी मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो ये लोग नेटिव ट्राइब्स थी, यही लोग थे पहले, आर्यंस जो लोग थे पहले, जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। और भारत में कौन लोग रह रहे थे? एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन रह रही थी, और उसी के बाद में ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं तो दसास और दस्यूज ट्राइब्स भी, जो कि यहाँ की नेटिव ट्राइब्स हुआ करती थी, वो रहती थी, ठीक है ना। तो उन्होंने उनके ऊपर आर्यंस ने आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन हो, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू, जो हमारे भारतीय म्यूजिक के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है वो किस वेद से देखने को मिलती है? तो वो हमें बेटा साम वेद से देखने को मिलती है, ये याद रखना बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, पतंजलि किस चीज के लिए जाने जाते हैं? उन्होंने क्या कंपाइल किया था? तो बताएं भाई, इन्होंने क्या कंपाइल किया था? ऑडिबल हूं मैं? आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी ना आपको, ठीक है।
पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, पतंजलि को माना जाता है उन्होंने क्या कंपाइल किया है, उन्होंने योगा सूत्रा को कंपाइल किया है। जो योगा की फिलॉसफी है उन्होंने ये पतंजलि ने कंपाइल उसे किया है। ये ध्यान रखें, बाबा रामदेव की पतंजलि की बात नहीं कर रहा हूं। पतंजलि एक व्यक्ति है जो कि किसके द्वारा, किसके कोर्ट के दौरान प्रेजेंट रहा करते थे, तो वो रहते थे बेटा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग जब ये राजा हुआ करते थे, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग, इनके दौरान पे ये पतंजलि का टेन्योर माना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में कब आई, जब इन्होंने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी रूलर बृहद्रथा को खत्म कर दिया, उसको मार दिया, तब जाके मौर्य डायनेस्टी का अंत होता है और वहां से शुंग डायनेस्टी शुरू हो जाती है। शुंग डायनेस्टी के जो पहले व्यक्ति बने, राजा बने, उनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के दौरान पे पतंजलि हुआ करते थे, जिन्होंने योगा सूत्रा के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। एंड होगा यहाँ पे, है ना? वो कौन सा वेद है जिसमें मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स के बारे में, उनके मैजिकल फॉर्मुलेज, उनके रीति रिवाजों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है? तो वो है बेटा यजुर्वेद। ध्यान रखें बेटा, यजुर्वेद में मैजिकल चार्म्स के बारे में जो है लिखा गया है। नहीं बेटा, मैजिकल चार्म्स के बारे में सॉरी मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स के बारे में सॉरी आई एम सो सॉरी, इसमें जो है ना मैजिकल चार्म्स पूछा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो रिचुअल्स, रीति रिवाजों के बारे में जो लिखा गया है वो है यजुर्वेद में। ठीक है ना? और जो मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स के बारे में जो लिखा गया है वो है बेटा अथर्ववेद में। ये ध्यान रखना, मैजिकल फॉर्मूले अगर कहीं लिखा हुआ है, मैजिकल फॉर्मुलेज, मैजिकल चार्म्स या स्पेल्स के बारे में, वो है बेटा अथर्ववेद। जो यजुर्वेद है उसमें बेटा रिचुअल्स के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आओ, 9th क्वेश्चन है बेटा, द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। जो वर्ड है बेटा गोत्र, वो पहली बार कब अपीयर हुआ था, किस किताब में हमें देखने को मिला, किस टेक्स्ट में हमें देखने को मिला? तो वो बेटा ऋग्वेद में देखने को मिला। और गोत्र का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हो क्लैन। क्लैन मतलब एक प्रकार का क्या हो गया, समुदाय हो गया। ठीक है ना? एक और चीज हम बात कर लेते हैं, कई बार हम लोग ऋग्वेद पे आंसर लगा रहे हैं, तो ऋग्वेदिक काल जो है उस दौरान पे जो लोग हुआ करते थे, उनकी मेन इकोनॉमी क्या हुआ करती थी? तो मेन इकोनॉमी जो होती थी उनकी बेटा, वो थी पेस्टोरल इकोनॉमी। पेस्टोरल मतलब होता है ये घुमंतु प्रकार के लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे, है ना? और घुमंतु प्रकार के, इसके अलावा इनका जो जनजीवन चलता था वो कैसे चलता था, किसके ऊपर डिपेंड थे? वो पशुओं के ऊपर डिपेंड थे। तो डोमेस्टिकेशन, बहुत बड़े लेवल पे पशुओं का पालन करते थे ये लोग, है ना? तो ऋग्वेदिक काल की जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल इकोनॉमी थी। तो अगर ये पशु को पालन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इनकी इंपॉर्टेंट वेल्थ मानी गई, वेल्थ मतलब कह सकते हो आप लोग, जो इनकी इंपॉर्टेंट पूंजी मानी गई, वो क्या मानी गई? वो काऊ मानी गई। गायों का ये पशुपालन बहुत करते थे, तो गाय इनके लिए क्या होती थी? एक पूंजी का काम करती थी, इनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी ये ऋग्वेदिक काल के लोगों की। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यन। इनमें से वो कौन सा काम है जो आर्यन्स नहीं करते थे? तो वो काम है बेटा ब्लैक स्मिथ का, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लोहार का काम। हम ये लोग नहीं करते थे। कारपेंट्री का काम करते थे, ज्वेलरी का काम करते थे, ये लोग घड़े बनाने का काम करते थे, लेकिन लोहार का काम नहीं करते थे। एक और, अष्टध्यायी वाज रिटन बाय। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? अष्टध्यायी, पहली बात तो ये है कि अष्टध्यायी हमारे यहाँ की, इंडिया की कह सकते हो, या फिर आप वर्ल्ड की कह सकते हो। वर्ल्ड की पहली संस्कृत ग्रामर की किताब है। संस्कृत व्याकरण जो है बेटा, वो संस्कृत व्याकरण जो है, पहली किताब का नाम क्या है जिसमें संस्कृत व्याकरण, पूरे दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण मेंशन करी गई है, वो है बेटा अष्टध्यायी। और ये अष्टध्यायी किसने लिखी है? ये अष्टध्यायी बेटा पाणिनि ने लिखी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, Who is hailed as the god of medicine by the practitioners of आयुर्वेद। किसको बेटा गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने इसको कहा है। तो बताएं भाई किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? तो वो
व्यक्ति है बेटा गॉड ऑफ मेडिसिन जिसको कहा जाता है, वो व्यक्ति है धनवंतरी। इनको गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इन्हीं को ही बेटा गॉड ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है, ये याद रख लेना। इसके अलावा इनको गॉड विष्णु, विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, अवतार ऑफ गॉड विष्णु, विष्णु भगवान का इनको अवतार भी माना जा रहा है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं आपसे एक और चीज बात करूं कि धनवंतरी जो थे जिनको गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जा रहा है, ये किंग किस राजा के दौरान पे हुआ करते थे, इनको पेट्रोनेज किसका मिला, किसका सपोर्ट मिला, तो ये बेटा धनवंतरी जो थे, धनवंतरी चंद्रगुप्त टू के दौरान पे हुआ करते थे, चंद्रगुप्त टू के दौरान पे, यहां पे लिख दे रहा हूं चंद्रगुप्त टू के दौरान पे ये हुआ करते थे। अगर आपने नाम सुना हो किंग विक्रमादित्य का, तो ये विक्रमादित्य कोई और नहीं बल्कि कौन है, बल्कि बेटा ये चंद्रगुप्त टू है। तो विक्रमादित्य के दौरान पे ही ये कौन होते थे, धनवंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया है। इसके अलावा आप देख लो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है सुश्रुता, और सुश्रुता अगर आपसे पूछा जाए तो सुश्रुता को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखें बेटा सुश्रुता को कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ सर्जरी, ये यहाँ पे जरूर ध्यान रखें बेटा। सुश्रुता कौन है, द फादर ऑफ सर्जरी है। धनवंतरी कौन है, द गॉड ऑफ मेडिसिन या फिर द गॉड ऑफ आयुर्वेद, या फिर ही इज द अवतार ऑफ, ही इज कंसिडर्ड एज द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। धनवंतरी किस राजा के दौरान पे हुआ करते थे, तो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान पे हुआ करते थे, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज, स्टेपल मतलब होता है कि प्रमुख भोजन वैदिक आर्यन काल के आर्यन जो लोग हैं उनका प्रमुख भोजन क्या होता था, उनकी इंपॉर्टेंट पूंजी क्या थी, उनकी इंपॉर्टेंट पूंजी काऊ थी, और काऊ से क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा। इसका मतलब मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट इनका प्रमुख भोजन हुआ करता था वैदिक काल के आर्यन लोगों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन, कौन सी भाषा में ओरिजिनली श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है, तो वो भाषा है बेटा संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है ना। इसमें जिसमें हमें संवाद देखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण का और किसका बेटा, अर्जुन का, है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज द मेडिसिनल ट्रायो ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से किसको मेडिसिनल ट्रायो के नाम से जाना जाता है, कौन वो तीन व्यक्ति हैं जिनको मेडिसिनल ट्रायो के नाम से जाना जाता है एंशिएंट प्राचीन काल में, तो वो है बेटा कौन, एक तो है चरक, एक तो है सुश्रुता, और तीसरे है बेटा कौन, पतंजलि। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, ध्यान रखें बेटा, कोई पूछ ले कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई, तो चरक के द्वारा लिखी गई, है ना। इसके अलावा सुश्रुता, अभी हमने बात करी थी, सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, तो सुश्रुता संहिता इन्होंने लिखी थी। ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो व्यक्ति यहाँ पे लिखे हुए हैं पतंजलि, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि पतंजलि को माना जाता है कि योगा सूत्रास इन्होंने लिखे थे, तो ये तीन किताबें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज, आगे वो क्वेश्चन जहां पे हमें कंफ्यूजन हुआ था अभी पिछले में, है ना। तो मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स किस में लिखे गए हैं, अथर्ववेद में लिखे गए, लेकिन रिचुअल्स की अगर बात की जाए, रीति रिवाजों की बात करी जाए, तो वो किस में लिखे गए हैं बेटा, वो यजुर्वेद में लिखे गए हैं। ये याद रखना बेटा, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आ जाओ तो रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ, जो रिलीजन फॉलो करते थे वैदिक काल के, जो अर्ली वैदिक काल के लोग हैं वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, तो कोई इनका पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, बल्कि वो लोग वर्शिप करते थे नेचर की। इसके अलावा वो यजनाज किया करते थे, यजनाज मतलब होता है एक प्रकार का यज्ञ आयोजित कराया करते थे, और यज्ञ वो किसी चीज का भी हो सकता है, यज्ञ मतलब एक प्रकार का हवन, अग्नि जलाना और उसमें किसी चीज की आहुति देना। आहुति किसकी देंगे, या तो वो अपने उसकी देंगे, अपने जो अनाजों की देंगे, या फिर किसी जानवर की बलि देंगे, तो ये एक प्रकार का ये यज्ञ हुआ करता था जो कि अर्ली वैदिक काल के लोग किया करते थे। इसके अलावा वो वर्शिप करते थे नेचर की, ठीक है ना, तो ये रिलीजन था इनका। अगला आ जाओ भाई 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्ड सत्य में
द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से वो कौन सा उपनिषद है जहां से हमारा जो नेशनल एम्बलम है सत्यमेव जयते, ये जो मोटो है, ये कहां से लिया है? तो कौन से उपनिषद से लिया है बेटा? ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक, इसके अलावा अगला आ जाओ भाई, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वाज, एक्सपाउंडर जो है बेटा योगा फिलोसफी के, वो कौन माने जाते हैं? अभी हमने कई बार 2 क्वेश्चन में पढ़ लिया इसे, तो वो माने जाते हैं योगा फिलोसफी के फाउंडर, तो वो है बेटा पतंजलि। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द आर्यन सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द प्री आर्यंस बिकॉज, आर्यंस सक्सीड हुए प्री आर्यंस के को हराने में, एक तरह से सफल हुए जो उनसे पहले के लोग थे इंडिया में, उनको हराने में। क्यों, क्या कारण था उनका? क्योंकि दे यूज्ड कैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस, कैरियट्स मतलब होता है रथ, क्योंकि आर्यंस जो लोग थे वो थे तो रूरल सिविलाइजेशन के, गांव का जो उनका सिविलाइजेशन था वो था उनका, है ना, लेकिन वो वेपन्स में उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, भाला हुआ करता था, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की नॉलेज थी, वो लोग रथ का यूज करते थे, और रथ भी किससे चलवा रहे हैं? घोड़ों से चलवा रहे हैं। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हालांकि वो शहरीकरण तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो वेपन्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, वो ट्रांसपोर्टेशन का यूज नहीं जानते थे। तो जब इनके बीच में आर्यंस और प्री आर्यंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो आर्यंस को जो जीतते हैं प्री आर्यंस से, तो कारण एक यही माना जाता है मेन, कि दे यूज कैरियट्स ड्रिवन बाय द हॉर्सेस, रथ का यूज करते थे जो कि घोड़ों से चलाए जा रहे हैं। ठीक है ना। अगला आ जाओ 21st में आओ, हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र, तो बेटा गायत्री मंत्र किस व्यक्ति ने कंपोज किया है? तो बताएं भाई, गायत्री मंत्र वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कंपोज किया है? तो वो है बेटा विश्वामित्र। ध्यान रखें, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का वर्णन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, या फिर उसकी डिटेल्स जो है, वो हमें किस वैदिक टेक्स्ट में मिलती है? तो इसके बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में हमें ऋग्वेद से देखने को मिलता है, जो कि ऋग्वेद में किसने मेंशन किया था? विश्वामित्र ने मेंशन किया था, जो कि एक उस दौरान के पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित मतलब हो गया कि ब्राह्मण हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट? शुरुआत से लेकर अगर आखिरी टाइम तक जाओगे, बाद तक जाओगे, तो इनमें से वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जब आप शुरू से लेकर आखिरी तक जाते हो? और ये सोसाइटी में स्टेज आज के टाइम पे भी देखी जा सकती हैं। तो वो स्टेज क्या है बेटा? सबसे पहले क्या आएगा बताएं भाई? सबसे पहले एक तो क्या आएगा बेटा? ब्रह्मचार्य आएगा, उसके बाद गृहस्थ आएगा, उसके बाद वनप्रस्थ आएगा, और लास्ट में क्या आएगा बेटा? सन्यासी आएगा। तो ध्यान रखें बेटा, सबसे पहला क्या आएगा? ब्रह्मचार्य आएगा। गृहस्थ मतलब गृहस्थ जीवन को अपना छोड़ना पड़ेगा, हाउस होल्ड छोड़ना पड़ेगा। वनप्रस्थ मतलब जंगल में जाके आपको रहना पड़ेगा, हर्मिट कहा जाता है इन लोगों को, है ना। और बाद में आपको एक एसेटिक बनना होगा, एसेटिक नहीं, एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक मतलब होता है कि एक सन्यासी आपको बनना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो कि फॉलो करी जाती हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 23rd क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इंपैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री? मतलब जो मेजर इंपैक्ट, जो एक छाप छोड़ के जाता है जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में वैदिक कल्चर, वो सबसे इंपॉर्टेंट छाप क्या है? और वो निगेटिव फॉर्म में है। और वो निगेटिव फॉर्म में क्या है? दैट रिजिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये जो कास्ट सिस्टम आता है, हड़प्पन कल्चर के दौरान पे नहीं होता था, ये कास्ट सिस्टम नहीं होता था, बल्कि सोसाइटी डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। लेकिन हमने वैदिक काल के लोगों को देखा, यहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया कास्ट के बेसिस पे। ठीक है ना, वर्ण सिस्टम आ गया यहाँ पे, तो रिजिडिफिकेशन हो गया उसका। ठीक है ना। अगला आ जाओ भाई, 24th क्वेश्चन आओ। 24th है, नेम द टेंपल इन कंबोडिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। वो कौन सा है? कंबोडिया में एक मंदिर जहां पे रामायण और महाभारत के जो चित्र है वो डिपिक्ट किए गए हैं। तो वो है बेटा अंगकोर वट। तो ये कई बार क्वेश्चन में आ भी चुका है, ये याद रखना बेटा।
अगला आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा द टैक्स विच द किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड। वो कौन सा टैक्स है जो वैदिक काल के लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, उसको क्या कहा जाता था, वो टैक्स का नाम क्या था? तो उस टैक्स का नाम था बेटा बलि। और इस बलि को वो कौन सा ऑफिसर है जो कलेक्ट करता था? तो वो नाम है बेटा संघहित्री। ध्यान रखें बेटा, संघहित्री वो ऑफिसर होता था जो बलि को कलेक्ट करता था। और बलि क्या है? एक प्रकार का टैक्स है। और वो टैक्स कौन लोग कलेक्ट करते थे? वैदिक काल के लोग कलेक्ट किया करते थे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल। इनमें से वो कौन सा मेटल है, वो कौन सा मेटल है जो पहली बार वैदिक काल के लोगों ने इसे यूज किया? तो ऐसा माना जाता है बेटा, वो कौन सा है? एक तो बेटा कॉपर हो गया, और कॉपर के अलावा एक ब्रॉन्ज भी है, लेकिन ब्रॉन्ज में यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आप बेटा कॉपर पे टिक लगा सकते हो। तो कॉपर वो पहला मेटल है जो कि वैदिक काल के लोगों ने एक तरह से डिस्कवर किया था, यूज करना शुरू किया था। तो ध्यान रखें बेटा, सीबीआई, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लेक्चर में बताया था इस शॉर्ट ट्रिक को। सीबीआई ध्यान रखें, पहला कॉपर डिस्कवर हुआ, बाद में ब्रॉन्ज हुआ, उसके बाद में आयरन हुआ। ठीक है ना। अगला आ जाओ 27 में आओ। द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपल। वो कौन सी फसल है जो वैदिक काल के लोगों को नहीं पता था? तो तंबाकू के बारे में नहीं पता था। मान लो पता होता तो हो सकता है वो वैदिक काल वाले लोग भी क्या करते? पान थूकते रहते, कहीं ना कहीं वो ये जो नशे हैं वहां उसमें इन्वॉल्व हो जाते, जो मुकेश दिखाते हैं ना हर मूवी से पहले, तो वैदिक काल के लोगों को दिखाया जाता अगर तंबाकू डिस्कवर कर लेते। हु कंपाइल्ड दी टेल्स ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, जो टेल्स हैं, कई सारी लिखी गई हैं कहानियां पंचतंत्र के नाम से, तो वो किस व्यक्ति ने लिखी है? तो वो व्यक्ति का नाम है बेटा विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां ओरिजिनली लिखी हुई हैं। इसके अलावा 29 पे आओ। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वाज। कहने का मतलब है, सेज मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, है ना, एक नॉलेजेबल पर्सन। वो समझदार व्यक्ति वो कौन है जिसने आर्यनाइज मतलब एक तरह से जिसने दक्षिण भारत में आर्यन कल्चर को स्प्रेड किया, आर्यन जो सभ्यता है उसको लेकर गया, और आर्यन जो लिटरेचर है कई सारे, तो लिटरेचर को भी साउथ इंडिया में जाके उसे फैलाया। तो वो व्यक्ति है बेटा कौन? अगस्त्य। अगस्त्य एक ऋषि हुआ करते थे, तो उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आर्यन सभ्यता को दक्षिण भारत में लेके गए। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तमिल जो ग्रामर है, तमिल की जो ग्रामर है सबसे पहली, तो उसको भी कंपाइल किया है। जैसे संस्कृत की ग्रामर है अष्टाध्यायी, पनीनी ने कंपाइल करी है, वैसे ही बेटा तमिल की जो ग्रामर है पहली, वो कंपाइल की है अगस्त्य ने, जो कि एक ऋषि थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ 30 क्या कह रहा है भाई? द ऋग्वेदिक आर्यन वर अ पेस्टोरल पीपल। अभी हमने बात करी थी पेस्टोरल का मतलब क्या है कि घुमंते लोग जो पशुपालन करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। तो ऋग्वेदिक आर्यन जो थे पेस्टोरल पीपल थे। ये हमें किस फैक्ट से पता चलता है? तो देयर आर मेनी रेफरेंसेस टू द काउ इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में गौ के बारे में बहुत बार मेंशन किया गया है, तो बिल्कुल सही है बेटा, है ना। मोस्ट ऑफ द वॉर वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउ। तो बेटा गौ एक प्रकार की क्या है? इनके लिए पूंजी है, प्रॉपर्टी है, इनका वेल्थ है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इनको चुरा लेगा तो क्या होगा? उससे लड़ाई होगी, तो युद्ध होगा, जिसे हमने ऋग्वेद में संग्राम के नाम से जाना। दो ग्राम जब आपस में लड़ रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है? संग्राम कहा जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द वॉर वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। गिफ्ट मेड टू प्रीस्ट वर यूजुअली काउज। मतलब बलि देने के लिए जो पुरोहितों के लिए, पुरोहित कौन? प्रीस्ट कौन है उस दौरान के? पुरोहित है, जो हमने विश्वामित्र वशिष्ठ ये सब पढ़े, है ना। तो ये लोग कौन है? पुरोहित है। तो पुरोहितों के लिए, पुरोहितों को जो बलि दी जाएगी, है ना, जो एक तरह से यज्ञ करेंगे, जिसमें आहुति देंगे, तो जानवरों की जो एक तरह से जो बलि दी जा रही है, तो किस फॉर्म में दी जा रही है? उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं भाई, महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। गिफ्ट में क्या दिया जा रहा है? उनके पास गिफ्ट इंपॉर्टेंट पूंजी क्या है उनके लिए, उस दौरान के लोगों के लिए? पशु है। तो पशु में वो गांव को क्या करते थे? गिफ्ट के रूप में पुरोहितों को दिया करते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट। सबसे पुराना और सबसे पहला जो सेटलमेंट
डेवलपमेंट हमने देखने को मिला आर्यंस का, वो किस जगह पे देखने को मिला? सप्त सिंधु में देखने को मिला। सप्त सिंधु को ही इंग्लिश में कहते हैं द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और लैंड ऑफ 7 रिवर्स में कौन कौन सी नदियां हैं बेटा? तो वो है, एक तो है बेटा रावी हो गई, रावी हो गई, इसके अलावा बेटा इंडस हो गई, इसके अलावा ब्यास हो गई, इसके अलावा बेटा सतलज हो गई, सतलज के अलावा बेटा कौन सी हो गई? चिनाब हो गई, चिनाब के अलावा बेटा कौन सी हो गई? झेलम हो गई, झेलम के अलावा बेटा कौन सी हो गई? सरस्वती हो गई। तो ये 7 नदियों के पास में आर्यन की सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली। इस वजह से हम कहते हैं सप्त सिंधु या फिर इंग्लिश में द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो आइए भाई, आज का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद। जो सबसे महत्वपूर्ण भगवान जो माने गए हैं ऋग्वेद में, वो कौन है बेटा? वो है बेटा इंद्र। ध्यान रखना, पशुपति जो थे, पशुपति कब माने गए थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान में माने गए थे। लेकिन इंद्र जो है वो वैदिक ऋग्वेद के दौरान पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड माने गए हैं, जिनको रेन गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऋग्वेदिक टेक्स्ट में इंद्र को पुरंदर के नाम से भी रिफर किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, पुरंदर के नाम से भी रिफर किया गया है इंद्र को ऋग्वेदिक टेक्स्ट में। तो ये हो गया बेटा आज का वैदिक पीरियड के सारे क्वेश्चन जितने बन सकते थे और जितने बन चुके हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आप रिवाइज करिए, यहाँ पे आपने लेक्चर देख लिया। अब आपका काम है बेटा इसकी पूरी की पूरी जो भी पीडीएफ है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बेटा, टेलीग्राम में जाइए, जीएस भाई सरवान सर टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। और ऊपर ही ऊपर इस वीडियो के बाद जैसे ही खत्म करोगे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी वो पीडीएफ, ठीक है ना? तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला जो लेक्चर होने वाला है हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर होगा, जो कि हमारा 3rd लेक्चर होगा, ठीक है ना? रिवाइज करते रहिए बेटा, एग्जाम आने वाला है और आपको पॉजिटिव रहना है, हेल्थ अच्छी रखिए, सोइए जल्दी जल्दी उठिए, है ना? अपने जो खाने की साइकिल है, फूड साइकिल को सुधारिए, क्योंकि एग्जाम से पहले कोई भी हम डिस्ट्रैक्शन नहीं देख सकते, है ना? वो चल ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, रिवीजन करें और एग्जाम की बढ़िया तैयारी करते रहें बेटा। जय हिंद बच्चों।